स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है माँ बाप के आंसू। अपनी ख्वाहिशों को मार हमारे सपनों को पूरा करते हैं वह माँ बाप ही होते हैं जो किसी भी गम में आह नहीं भरते हैं। श्याम जी ने अपने बेटे विशाल को फोन करके कहा कि बेटा, गाड़ी दिल्ली स्टेशन पर पहुंचने वाली है। ठीक है बाबूजी, मैं ऑफिस से निकलता हूँ, 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा। आप वहीं इंतजार कीजिए, कहकर विशाल ने फोन काट दिया। इधर ट्रेन में बैठे श्याम जी और उनकी पत्नी जानकी जी उत्सुकता से अपने बैग और सामान समेटने में लगे रहे। गाड़ी भी अब रेंगने लगी थी, कुछ ही देर में रुकने वाली थी। जानकी जी चहक कर बोली कि पता ही नहीं चला कब 7 साल बीत गए। रोमी भी तो अब बोलने लगा है। हाँ जानकी, अगर उसने फोन ना किया होता कि दादाजी, अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है, आप आओगे ना, तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। 7 साल हो गए हमारे बेटे विशाल की शादी को, पर अभी तक उसने एक भी दिन फोन नहीं किया। और अंजलि, ओहो, आप तो हमेशा ही गुस्सा करते रहते हो। हमारे बेटे बहु व्यस्त होंगे, अब उन्हें घर के साथ साथ बाहर ऑफिस का भी तो काम रहता है। दोनों ही जॉब करते हैं। अब वो काम करते या हमारी देखभाल करते। अब तो बुला लिया है ना। जानकी जी अपने पति श्याम जी को समझाते हुए बोली। अच्छा सुनिए, वहां पार्टी में ज्यादा कुछ मत बोलना, शहर का माहौल अलग होता है। ठीक है जानकी, मुझे पता है। चलो स्टेशन आ गया है। अब दोनों दंपति अपना सामान और बैग लेकर ट्रेन से उतरने लगे। 7 साल पहले दिल्ली में काम कर रहे श्याम जी और जानकी जी के बेटे विशाल ने उन्हें बिना बताए अंजलि से शादी कर ली थी, जो कि उसके साथ में ही काम करती थी। दोनों दंपति काफी नाराज हुए थे, परंतु आज 7 साल बाद जब उनके 4 साल के पोते रोमी ने फोन पर उन्हें अपनी मासूम सी आवाज में जन्मदिन के लिए बुलावा दिया, तो वह अपने आप को आने से रोक नहीं पाए। विशाल और उसकी पत्नी अंजलि ने तो अपने माँ बाबूजी को बुलाने के लिए सिर्फ औपचारिकता ही निभाई थी, परंतु सिर्फ पोते की वजह से श्याम जी और जानकी जी ने दिल्ली आने का फैसला किया था और आज वह दिल्ली पहुंच गए। अब वह दिल्ली प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुके थे। श्याम जी ने फोन निकालकर अपने बेटे विशाल को फोन किया फिर से। बेटा विशाल, हम स्टेशन पर पहुंच चुके हैं, तुम कितनी देर में आ रहे हो? तब विशाल बोला कि बाबूजी, बस आधा घंटा, आप तब तक चाय वाय पिए, मैं अभी ऑफिस से निकलता हूँ। अभी तक तुम ऑफिस से निकले नहीं हो? तुम तो कह रहे थे कि बस 15 मिनट में पहुंच रहे हो। श्याम जी झुंझलाते हुए बोले, अरे पापा, एक जरूरी फाइल साइन करनी थी, बस निकलता ही हूँ, कहकर विशाल ने फोन कट कर दिया। अब श्याम जी बैग उठाकर बड़बड़ाते हुए वेटिंग रूम की ओर चलने लगे। अभी तक सर ऑफिस से निकले नहीं, कह रहे थे कि 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ, और अब आधा घंटा बता दिया, आएंगे 1 डेढ़ घंटे में। ऑफिस भला यहाँ रखा है क्या? हद है। ओहो, आप क्यों बड़बड़ाए जा रहे हो? काम कर रहा होगा, खाली तो बैठा नहीं होगा, आ जाएगा, थोड़ा सब्र कर लीजिए। तब श्याम जी गुस्से में बोले कि मुझे तुम्हारी यही आदत बुरी लगती है, हमेशा अपने बेटे विशाल की ही तरफदारी करती हो, चाहे वह गलत हो या सही। अरे, जब उसे पता था कि हम आ रहे हैं तो खुद नहीं आ सकता, तो गाड़ी ही भेज देता स्टेशन हमें लेने के लिए। लेकिन नहीं, और फिर जब पार्टी आज ही है तो एक दिन की छुट्टी ही ले लेता। अरे, छुट्टी की क्या जरूरत है? होटल में पार्टी है, कोई घर में थोड़े ही है जो सारा इंतजाम खुद से करेगा। होटल में तो बस पैसे ही देने होते हैं। जानकी जी प्यार से अपने पति को समझाते हुए बोली, हाँ हाँ, बस सब काम करो, माँ बाप को चूल्हे में झोंक दो। अजी बस भी कीजिए,
अब किधर को जाना है? जानकी की बात काटते हुए बोली। तब श्याम जी बोले, इधर चलो, इधर वेटिंग रूम भी है। श्याम जी अपने सामान का बैग घसीटते हुए अब वेटिंग रूम की ओर चलने लगे। वेटिंग रूम में पहुंचकर दोनों ने हाथ मुंह धोकर एक एक कप चाय पी। लगभग आधा घंटा बीतने के बाद श्याम जी ने अपने बेटे विशाल को फिर से फोन लगाया। हाँ बेटा, कहाँ पहुंचे? तब विशाल बोला, पापा बस आया, ऑफिस से निकल चुका हूँ। होटल में आया था कुछ एडवांस जमा करने। अब आपके पास ही पहुंचने वाला हूँ, आप इंतजार कीजिए। अब श्याम जी अपनी जेब में फोन रखने लगे। श्याम जी को इतना उदास देखकर जानकी जी बोली, क्या हुआ जी, पहुंचा नहीं क्या? अभी होटल गया है एडवांस देने के लिए, वहां से आकर हमें ले जाएगा। बिस्किट मुंह में लेते हुए श्याम जी बोले, चलो कोई बात नहीं, अभी तो 11 बजे हैं, पार्टी तो शाम में है, आ जाएगा। जानकी जी बोली। अब लगभग 2 बज चुके थे। दोनों दंपति बैठे बैठे ऊँघने लगे थे। इतनी दूर के सफर से वैसे ही वह थके हारे हो रहे थे। श्याम जी ने फिर से अपने बेटे विशाल के पास फोन किया, परंतु विशाल ने फोन ही नहीं उठाया। उन्होंने फिर से कॉल की। लगभग 3-4 कॉल करने के बाद भी कोई जवाब ना मिला। तब श्याम जी गुस्से में चिल्लाकर बोले, अब फोन ही नहीं उठा रहा, पता नहीं और कितने धक्के खिलाएगा हमें। तब जानकी जी श्याम जी को समझाते हुए बोली, क्यों गुस्सा कर रहे हो, आ जाएगा, रास्ते में कितना ट्रैफिक होता है शहर में, आप तो जानते ही हैं, ट्रैफिक में फंसा हुआ होगा। अब आपका फोन उठाएगा या फिर ड्राइविंग करेगा? आधे घंटे को बोला था और जब से 3 घंटे बीत गए, अभी तक जनाब का अता पता नहीं है। यह क्या तरीका है भला? श्याम जी के चेहरे पर अभी भी गुस्से की लकीरें छुपी हुई थी। तभी फोन की घंटी बजी। श्याम जी ने उत्सुकता से फोन उठाया। हेलो, कहाँ हो, कहाँ पहुंचे? तब विशाल बोला, हेलो पापा, मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, पता नहीं और कितना टाइम लगेगा। मैं अंजलि को फोन करता हूँ, वह आपको ले जाएगी आकर, उसका ऑफिस स्टेशन के पास ही है। ठीक है, कहो बहू से, हम भी बैठे बैठे थक गए हैं यहाँ। अब श्याम जी जानकी जी के पास आकर बैठ गए। अब इंतजार करते करते 1 घंटा और बीत चुका था। भूख भी लगने लगी थी और थकान से दोनों चूर चूर हो चुके थे। धैर्य ने उनका साथ अब छोड़ दिया था। श्याम जी गुस्सा करते हुए बोले, हमारा तमाशा बनाकर रख दिया है बहू बेटे ने। ऑफिस पास में था तो भी अभी तक आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, देवी जी अभी तक नहीं पहुंची। अच्छा पागल बना दिया हमारा। बड़े अजीब होते हैं यह लोग, बड़े शहर वाले। पता भी तो बता सकता था अपने घर का, हम खुद ही पहुंच जाते, लेकिन नहीं। अरे, आप बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। ऐसे ही अपना काम कोई छोड़कर थोड़े आ जाता है। थोड़ा समय लगेगा उसे यहाँ तक पहुंचने में। धैर्य रखे, आ जाएगी। वैसे भी आज उसे हम पहली बार देखेंगे, सिर्फ फोटो में ही तो देखा था। अच्छा, आप गुस्सा छोड़ दीजिए, यह लीजिए, कुछ खा लीजिए। कहते हुए जानकी जी ने पूरी छोले की प्लेट श्याम जी के सामने रख दी। भूख बहुत जोरों की लगी थी, इसलिए श्याम जी सब कुछ भूलकर पूरी छोले खाने लगे। पानी पीकर अब फिर से उन्होंने एक एक चाय का ऑर्डर दिया और फिर बैठकर इंतजार करने लगे। अब 4 बज चुके थे। श्याम जी ने फिर से बेटे विशाल को फोन किया। विशाल बोला, अरे पापा, मैं तो सोच रहा था अंजलि आपको ले आई होगी, आई नहीं क्या वह? अब मैं बड़ी मुश्किल से जाम से निकल पाया, घर की तरफ ही जा रहा था। मैं अभी अंजलि से बात करता हूँ। इतना कहकर श्याम जी की बात सुने बिना ही विशाल ने फोन कट कर दिया। जानकी जी अब बेंच पर पैर पसार चुकी थी। श्याम जी भी उनके पास वहीं बैठ गए। लगभग आधे घंटे बाद फिर से विशाल की कॉल आई। विशाल बोला, अरे पापा,
आप इंक्वायरी ऑफिस में पहुंच जाइए, अंजलि अभी आती ही होगी। श्याम जी झटपट जाकर उत्सुकता से जानकी जी को उठाया और दोनों इंक्वायरी ऑफिस के पास पहुंच गए। 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही खड़े रहे। तब उनके पैर थक गए तो वह जमीन पर ऐसे ही बैठ गए और घड़ी देखते हुए बोले कि बताओ, 4:30 बज गए, लेकिन अभी तक इन लोगों को हमारी फिक्र ना हुई। तुम्हें क्या हुआ? ठीक तो हो ना जानकी? श्याम जी ने जानकी जी की ओर देखते हुए पूछा। पता नहीं जी, अचानक से सर में दर्द हो रहा है, सर फटा जा रहा है। जानकी जी ने सर दर्द के कारण मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा चलो, वेटिंग रूम में चलो, वहीं पर लेट जाना। जब अंजलि बहू आएगी तो उसे वही बुला लेंगे। कहकर श्याम जी जानकी जी को उठाने लगे। अरे, बहू का नंबर तो हमारे पास है ही नहीं, विशाल से भी नहीं लिया। अब दोनों वापस वेटिंग रूम में आ गए, परंतु अब जगह घिर चुकी थी। हर बेंच पर सिर्फ बैठने की जगह थी, इसलिए उन्होंने जानकी जी को वहीं बैठा दिया और खुद विशाल को फोन करने लगे। परंतु विशाल का फोन अब नॉट रीचेबल आ रहा था। उन्होंने कई बार फोन किया, परंतु कोई उत्तर नहीं मिल पा रहा था। थक कर वह भी जमीन पर एक कोने में जाकर बैठ गए। जानकी जी के चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह अब और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। उनकी तकलीफ और ज्यादा बढ़ रही थी। 5 बज चुके थे। अब श्याम जी भी परेशान होने लगे थे। उन्होंने फिर से विशाल को एक बार फोन किया। तब वह बोले, हेलो बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत बिगड़ रही है, जल्दी से यहाँ चले आओ। वह रोंदे गले से विशाल से बोले। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? एक महिला की आवाज में किसी ने सवाल किया। बेटी, मैं विशाल का पिता हूँ, तुम उसकी पत्नी अंजलि हो ना? हाँ, आई एम अंजलि। पर यह विशाल कौन है? मैं नहीं जानती, सॉरी, रॉन्ग नंबर। कहकर फोन कट गया। श्याम जी अब दुखी व हैरान थे। अभी थोड़ी देर पहले जिस नंबर से विशाल बात कर रहा था, वह अचानक रॉन्ग नंबर कैसे हो गया? उनके चेहरे पर उदासी और पीड़ा के भाव अलग चमक रहे थे। जानकी जी भी काफी परेशान हो रही थी। वह अब दर्द से कराहने लगी थी। हिम्मत करके श्याम जी स्टेशन से बाहर निकले कि कोई मेडिकल मिल जाए। इधर उधर देखा, परंतु कोई मेडिकल स्टोर नजर नहीं आया। किसी से पूछने पर पास में ही एक मेडिकल का पता चला। श्याम जी वहीं पहुंचे, परंतु मेडिकल स्टोर वाले ने दवाई देने से मना कर दिया कि पहले डॉक्टर से सलाह लो, मैं ऐसी कोई भी दवाई नहीं दूंगा। इधर उधर दौड़कर वह वापस स्टेशन की ओर बढ़ते हुए जेब से फोन निकालकर विशाल को दोबारा से फोन करने लगे। हेलो विशाल बेटा, तुम्हारी माँ की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, कृपया करके यहाँ पहुंच जाओ। श्याम जी रुआसी आवाज में बोले, परंतु फोन उठाने पर फिर से वही बात, सॉरी, रॉन्ग नंबर सुनकर श्याम जी और ज्यादा परेशान हुए। अब वह लड़खड़ाते हुए बेसुध से रुआसा चेहरा लिए हुए उदास मन से वेटिंग रूम की ओर वापस चले आए। जानकी जी अभी भी दर्द से कराह रही थी। श्याम जी को देखकर फिर से वही सवाल किया, कितनी देर में पहुंच रहा है मेरा बेटा विशाल? परंतु श्याम जी ने कुछ जवाब ना दिया, उल्टा सवाल किया, बहुत दर्द हो रहा है? सिर हिलाने के बाद जानकी जी ने फिर से पूछा कि कब तक आ रहा है विशाल? चलो बाहर तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दूं। पता नहीं क्या हो गया तुम्हें अचानक। श्याम जी बात काटते हुए बोले। श्याम जी जानकी जी को उठाने लगे। अरे विशाल कब आएगा? आप कहाँ परेशान होते फिरोगे? इस शहर में उसे आने दो, वही दिखा देगा मुझे डॉक्टर को। श्याम जी अब बिना नजरें मिलाए बोले, पता नहीं कब पहुंचेंगे, तब तक तुम ऐसे ही दर्द में तड़पती रहोगी क्या? चलो मैं तुम्हें दवाई दिलवा देता हूँ,
जानकी जी अब चलने के लिए खड़ी हुई, परंतु फिर से लड़खड़ाकर नीचे गिर गई। बोली कि चला ही नहीं जा रहा, पैरों में जान ही नहीं बची लग रहा है। अरे जानकी, हिम्मत तो करो, चलो मैं तुम्हें सहारा देता हूँ। नहीं जी, रहने दो बस, कहकर जानकी जी बेंच की ओर लुढ़कने लगी और लुढ़क कर बेंच की ओर आंखें बंद करके पास जा बैठी। अब श्याम जी का दिल घबराने लगा था। उन्होंने न चाहते हुए भी एक बार फिर से विशाल को फोन किया, परंतु बार बार फोन करने पर भी नॉट रीचेबल बता रहा था। ना चाहते हुए भी अब श्याम जी की आंखें भर आई। वह लाचार मजबूर से बैठे थे। सुबह से शाम हो गई, परंतु बेटा बहू उन्हें लेने नहीं आए। वेटिंग रूम में बैठा सहायक यह सारा नजारा देख रहा था। श्याम जी रुमाल से अपनी आंखें पोंछ ही रहे थे कि तभी वह सहायक श्याम जी से आकर बोला, क्या हुआ अंकल जी? आप सुबह से परेशान हो रहे हैं। मैं इतनी देर से आपको परेशान होते देख रहा हूँ। अनजाने शहर में किसी का साथ पाकर श्याम जी की आंखों से आंसू छलक पड़े। रोंदे गले से उन्होंने अपना सारा हाल बताया। तब वह सहायक बोला, अरे अंकल जी, आप कहाँ चक्कर में पड़े हो? आपके बेटे बहू अब आने वाले नहीं हैं। मैंने देखा आप लोग घंटों से इंतजार कर रहे हो। अगर उन्हें आना होता तो कब के आ जाते। मेरी बात मानो, आप पहले आंटी जी को डॉक्टर को दिखा दो और फिर अपने घर चले जाओ। यह शहर जितने बड़े होते हैं उतने ही छोटे यहाँ के लोगों के दिल होते हैं। रुकिए, अभी मैं डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ, कहकर सहायक चला गया। श्याम जी उसकी बातों को सोचते हुए जानकी जी के चेहरे को देखने लगे। लगभग 15 मिनट बाद सहायक अपने साथ डॉक्टर को लेकर आया। डॉक्टर ने जानकी जी को देखा, उनके कुछ चेकअप करवाए और दवाई लिखकर पर्चा श्याम जी के हाथ में पकड़ा दिया। फीस पूछने पर डॉक्टर ने यह कहकर मना कर दिया कि आप मेरे माँ बाबूजी के सम्मान हैं, आपसे मैं फीस नहीं ले सकता। आप जल्दी मेरे साथ चलिए और दवाइयाँ ले लीजिए। श्याम जी जाने के लिए उठे ही थे कि तभी वह सहायक बोला, अंकल जी, आप आंटी जी के पास बैठे, मैं दवाई लेकर आता हूँ। डॉक्टर उस सहायक को अपने साथ ले जाता है। देखा श्याम जी सोच रहे थे कि जहाँ इतने बड़े शहर में भी अपने सगे पराये हो गए हैं, वहीं बेगाने लोग अपने बनकर मदद कर रहे हैं। श्याम जी जानकी जी के पास बैठ गए और उनका सर सहलाने लगे। लगभग 25 मिनट के बाद वह सहायक दवाई लेकर आया। अब श्याम जी ने जानकी जी को उठाया और उन्हें दवाई दी। तब वह सहायक बोला कि अंकल जी पंजाब से आए हैं ना? हाँ, आज ही सुबह श्याम जी ने अपनी बात पूरी नहीं की कि वह सहायक बोला कि अंकल, आप मेरी बात माने, अभी ट्रेन आएगी वापस जाने वाली, आप उससे अपने घर वापस लौट जाएं। मैंने देखा है, अभी 4 दिन पहले ही आप ही की तरह 2 अंकल आंटी आए थे बरेली से। 2 दिन तक वह वेटिंग रूम में अपने बेटे बहू का इंतजार करते रहे, परंतु कोई नहीं आया। थक हार कर वह वापस अपने घर चले गए। वैसे अगर आपके पास आपके बेटे बहू का पता हो तो मुझे दे दीजिए, मैं आपको वहां पहुंचा दूंगा। सहायक अपनी बात पूरी भी ना कर पाया था कि श्याम जी ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और सहायक की ओर बढ़ा दिए। बोले कि बेटा, अपनी दवाई के पैसे ले लेना और हम दोनों का टिकट करवा देना। पैसे लेकर सहायक चला गया। अब दवाई खाकर जानकी जी को आराम मिलने लगा। सहायक ने उनका टिकट करवाया। अब वह ट्रेन में जाकर बैठ गए। सहायक ने उनके लिए जूस, फल, फ्रूट लाकर दिए और उनसे अपने परिवार की बातें करने लगा। थोड़ी देर बाद ट्रेन का सिग्नल हो गया था। सहायक अब दोनों दंपति से विदा लेकर, उनका आशीर्वाद लेकर, उन्हें शुभकामनाएं देकर वापस ट्रेन से उतर गया। दोनों दंपति ने सहायक को ढेरों आशीर्वाद दिए। ट्रेन अब धीरे धीरे स्टेशन से बढ़ने लगी कि तभी फोन की घंटी बजी।
हेलो बाबूजी, कहाँ हो आप? सॉरी, रॉन्ग नंबर, कहकर श्याम जी ने फोन काट दिया और खिड़की के बाहर देखने लगे। रुलाकर अपने माँ बाप को खुश तुम भी नहीं रह पाओगे। करोगे जैसा व्यवहार उनसे, कल अपनी औलाद से वही पाओगे। दोस्तों, श्याम जी ने जो दिल्ली छोड़ चले जाने का फैसला किया था, वह सही था कि गलत? कमेंट करके इस कहानी पर अपनी राय जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।